डार्क ड्रैगन, द समनर्ड हीरो इज ए विलेन। अध्याय 12, जो पशुओं को आदेश देता है। तीसरी लहर पैरों की आहट से शुरू नहीं हुई, ये जादू से शुरू हुई। एक धड़कन घाटी में तूफान जैसी लहर की तरह गूंजी, अचानक शक्ति का उभार, जो न आग था न बिजली, बल्कि दबाव। नोआ लड़खड़ा गया क्योंकि जमीन हिलने लगी, और एक पल बाद भूल भुलैया की दीवारें एक साथ चकनाचूर हो गईं। न सिर्फ दरारें आईं, न सिर्फ धंसी, पूरी तरह नष्ट हो गईं। पत्थर हर दिशा में विस्फोट की तरह उड़े। जिस रणनीति पर वे भरोसा कर रहे थे, उनका मजबूत किला और नियंत्रित रास्ते अब मलबे का मैदान बन चुका था। धूल मोटे बादलों की तरह उठी, सांस लेना और देखना मुश्किल हो गया। नोआ ने खांसते हुए आंखों को ढका और टूटी हुई दीवारों के ऊपर से गुजरा। हर दिशा से शूरवीरों की चीखें उठ रही थीं, कुछ खून से लथपथ, कुछ चकराए हुए। आर्लो उसके बगल में उतरा, उसकी ट्यूनिक मिट्टी से सनी हुई थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान जस की तस थी। ठीक है, आर्लो ने अपनी बाजू से धूल झाड़ते हुए कहा, मानता हूं, ये काफी चमकदार था। वे हमें खुले में लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। नोआ ने धुंध में हरकत तलाशते हुए कहा। और फिर जानवर आए, लेकिन पहले जैसे नहीं। इस बार न कोई चीख पुकार, न अंधाधुंध हमला। वे धुंध से निकले, व्यवस्थित पंक्तियों में, कतारें एक समान दूरी पर, सटीक तालमेल में। उनके पंजे जमीन पर मुश्किल से खींचे, आंखें एक साथ चमक रही थीं। उनमें कोई अव्यवस्था नहीं थी, सिर्फ उद्देश्य। वे संगठित हैं। एक शूरवीर ने फुसफुसाया, दानव यहाँ है। सर एंजो ने तलवार उठाई। पंक्तियां बनाओ, राजा की रक्षा करो। शूरवीर तुरंत एकजुट हो गए। तलवारें उठीं, ढाले तनी। नोआ और आर्लो सबसे आगे बढ़े। और फिर दानव आया। वह धुंध से बाहर निकला, जैसे धुंध खुद उसके लिए रास्ता बना रही हो। लंबा, शाही और विचलित करने वाली शांति से भरा। लगभग 10 मिनट पहले जब नोआ ने उसे देखा था, तब से अलग। अब उसने गहरे धातु का कवच पहन रखा था, नया नया बना हुआ लगता था, चिकना और युद्ध की किसी खरोंच से रहित। उसके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे, ठीक आर्लो की तरह, और पीछे की ओर संवारे हुए। कोई शक नहीं था, ये बस कोई और जानवर नहीं था। ये राक्षस नहीं था, यह एक सेनापति था। सिलियन आगे बढ़ने ही वाला था कि अचानक एक विशाल जादुई विस्फोट ने उसे दूर से आघात किया। महाराज, एंजो चिल्लाया। राजा जोर से जमीन पर गिरे, कवच टूट गया। अफरा तफरी मच गई। शूरवीरों का कप्तान उनके पास गिरा और तुरंत उपचार का जादू करने लगा। आर्लो, नोआ ने गरज कर कहा, मैं देख लूंगा। आर्लो पहले से ही दौड़ रहा था, 2 जानवरों के सिर पकड़कर टकरा दिया। वह सिलियन और आगे की पंक्ति के बीच खड़ा हो गया, छोटे छोटे विस्फोटों से चारों ओर जगह बनाता हुआ। नोआ आगे बढ़ा। उसने सोचा नहीं, योजना नहीं बनाई, बस सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया और आते हुए जानवरों को चीर फाड़ दिया। उसके पंजे बीच में ही लंबे हो गए। उसके पैर इतनी जोर से जमीन पर गिरे कि पत्थर टूट गए। वह अब इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था, वह ड्रैगन की तरह लड़ रहा था। जानवर झपटे, वह झुक गया, घूमकर एक की गर्दन पकड़ी और उसे बाकी 2 पर फेंक दिया। दूसरा पीछे से आया, उसने उसके पंजे बीच में ही पकड़कर दबाकर चकनाचूर कर दिए। आसमान धुंधला हो गया। दानव अब तक नहीं हिला था। वह युद्धभूमि के बीच खड़ा था, देख रहा था, सोच रहा था। फिर आर्लो की आवाज गूंजी, वह है मारुल। नोआ ने मुक्का रोकते हुए मुड़कर कहा, तुम उसे जानते हो? हाँ, 3 बार शूरवीरों से भाग चुका है। चालाक, ठीक ठाक ताकतवर, और बिल्कुल असहनीय। बड़ा सिरदर्द है। नोआ को और पूछने की जरूरत नहीं थी। वह फिर सामने लौट आया। मारुल चलने लगा। जानवर उसके लिए रास्ता छोड़ते गए, पूरी तालमेल के साथ पीछे हटते हुए। उसकी चाल में एक अजीब शांति थी, आंखें सीधे नोआ पर टिकी हुईं। और फिर वे भिड़ गए। मारुल ने न दौड़ लगाई, न दहाड़ा। वह झपटा, उम्मीद से कहीं तेज, और नोआ की कलाई पकड़ ली। नोआ घूमते हुए उसकी तरफ को हनी मारी। मारुल झुक गया, नीचे घूमते हुए नोआ को लात मारकर गिरा दिया। नोआ हवा में पलटा खाकर चारों पैरों पर उतरा और गुर्राया। वह फिर कूदा, पंजे मारते हुए। मारुल उसके वारों से बचता रहा, जैसे खेल रहा हो। वह ताकत नहीं परख रहा था, वह उसका अध्ययन कर रहा था। तुम जानवर की तरह लड़ते हो, मारुल ने कहा, लेकिन सोच इंसान की तरह रखते हो। दिलचस्प। नोआ गरज कर झपटा, उसे गिराने की कोशिश की। मारुल ने उसे घुमाकर जमीन पर पटक दिया। धूल उठी, जमीन पर काला भला धंसा, लेकिन नोआ लुढ़क कर बच गया। अच्छा प्रतिक्रिया, मजबूत सहज प्रवृत्ति। मारुल उसके चारों ओर घूमते हुए बोला। नोआ फिर उठा, हौंफता हुआ। उसने चारों ओर देखा, टूटी भूल भुलैया, बिखरी लाशें। जानवर ऐसी बुद्धिमत्ता से लड़ रहे थे जो उनकी नहीं हो सकती थी। उसने गुर्राकर फिर मारुल की ओर देखा। दानव ने एक टूटी ढाल उसकी तरफ लात मारी। नोआ उसे रोकने ही वाला था कि मारुल पहले ही उसके पीछे पहुंचकर वीर पर कोहनी मार चुका था। नोआ दहाड़ा और घूमकर पंजे चलाए, मारुल की छाती चीर दी। दानव लड़खड़ाया। नोआ ने दबाव बढ़ा दिया, तेजी से लगातार वार किए, मुंह के पंजे और मलबे को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए। पहली बार मारुल पीछे हटने पर मजबूर हुआ,
फिर नोआ का पंजा उसकी देह पर गहरा कट छोड़ गया, उसे दीवार से टकरा दिया। एक पल के लिए मारूल स्थिर रहा। नोआ आगे झपटा, लड़ाई खत्म करने के इरादे से। तभी जमीन हिली, कानों को चीरने वाली दहाड़ गूंजी। नोआ पलटा और मुश्किल से कुल्हाड़ी से बच पाया। वह लुढ़क कर खड़ा हुआ और सामने देखा। एक मिनोटॉर, न भ्रम न धुंध से बनी छाया, सचमुच विशाल। उसकी सींगे तलवार जैसी मुड़ी हुई, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। मोटी जंजीर उसके कंधों पर लिपटी थी और हाथ में एक विशाल खुरदरी कुल्हाड़ी थी। वह दौड़ा। नोआ ने मुश्किल से लुढ़क कर बचाव किया। कुल्हाड़ी जमीन पर गिरी और उसे चीरकर 2 हिस्सों में बांट दिया। मारूल युद्ध की धूल में गायब हो चुका था। नोआ के पास उसे ढूंढने का समय नहीं था। मिनोटॉर फिर दौड़ा, तेज, ताकतवर, लेकिन बुद्धिमान नहीं। वह चौड़े वार करता, सिर्फ बल पर निर्भर। नोआ झुका, उसके पैरों के बीच से गुजरा और उसके स्नायु काट दिए। जानवर दहाड़ा और लड़खड़ाया। नोआ उसकी पीठ पर कूद गया और पंजे गहरा गाड़ दिए। मिनोटॉर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी गर्दन में पंजे धंसा दिए। वह चिल्लाया। नोआ कूदकर उसके सामने उतरा और अंतिम मुक्का मारा। उसका जबड़ा टूट गया और वह जमीन पर ढह गया। फिर नोआ ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। मौन छा गया। नोआ भारी सांसें लेता हुआ मुड़ा। मारूल फिर सामने खड़ा था, लेकिन अब उसका घाव गायब हो चुका था, पूरी तरह से ठीक। वह मुस्कुराया। तो दानव बोला, हम कहाँ थे? डार्क ड्रैगन, समन किया गया हीरो असल में खलनायक है। अध्याय 13, टूटा और थका हुआ। सबसे पहले मारूल ने कदम बढ़ाया। नोआ ने खुद को संभाला, लेकिन दानव उस पर झपट चुका था। वह काले कवच और गति का धुंधला साया था। नोआ से तेज, लेकिन शुक्र था कि इतना भी तेज नहीं कि उसकी आंखें उसका पीछा न कर पाएं। लेकिन सिर्फ देख लेना बच निकलने के बराबर नहीं था। मारूल की कुहनी नोआ के जबड़े पर गिरी, फिर उसकी पसलियों पर घुटना पड़ा। नोआ लड़खड़ाया, किसी तरह खड़ा रहा। उसने पंजों से जोरदार वार किया, लेकिन मारूल आसानी से झुककर उसके बचाव घेरे में घुस गया। गला दबाने के लिए तेज घूंसा, सीने पर हथेली का वार, मोड़कर एक लात जिसने नोआ को टूटी दीवार पर पटक दिया। नोआ खांसते हुए उठने की कोशिश करने लगा। ये वार सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे, इन्हें दर्द पहुंचाने के लिए गढ़ा गया था। मारूल शक्ति से नहीं, उसे तोड़कर हराने आया था। नोआ खून थूकते हुए उठा। तू तेज है। मारूल ने सिर हल्का झुकाया। और तुम? अंदाजे में बंधे हुए। नोआ गरजा और फिर से झपटा। उसने बाईं ओर झांसा दिया और दाईं ओर से मुक्का घुमाया। मारूल पीछे हटा, वार उसकी कवच पर छू गया और उसने पलटवार में उसकी पीठ पर कुहनी मार दी। दर्द की लहर नोआ के हाथ में दौड़ी और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने एक बार ड्रैगन और फीनिक्स की लड़ाई देखी है। वो अब तक का सबसे खूबसूरत दृश्य था, और उस लड़ाई ने मुझे एक बात सिखाई थी। मारूल हंसा। तुम ड्रैगन नहीं हो। नोआ की दृष्टि धुंधली हो रही थी। वह लड़खड़ाता हुआ उठा और वार पर वार किया, बायां, दायां, झांसा, सीधा प्रहार। मारूल ने सबको एक हाथ से रोक लिया, आसानी से किनारे हटते हुए। उसने नोआ का हाथ पकड़कर घुमा दिया। कंधा उखड़ गया, एक घिनौनी आवाज के साथ। फिर हल्का धक्का देकर उसे मिट्टी पर गिरा दिया। नोआ दर्द से कराहते हुए लुढ़क गया। उसने भीतर से ऊर्जा को पुकारा। उसका मना भभक उठा, लेकिन ये काफी नहीं था। उसे एक और स्मृति चाहिए थी, एक ओवरड्राइव। वह हौंफते हुए खड़ा हुआ। उसके अंदर डर और खतरे की चादर उतर आई थी, और उस पार दूसरी स्मृति की झलक। पर उसे और आगे धकेलना था, और जोखिम लेना था। मारूल उसे देखता रहा, मुस्कुराते हुए। फिर उसने अपनी मुद्रा ढीली कर दी। नोआ ने वार किया। मारूल ने रोका। नोआ बचा। मारूल पीछे पीछे आया, लेकिन कभी दबाव नहीं डाला। ये जैसे दर्पण से लड़ना था। तुम महसूस कर रहे हो ना? मारूल ने धीरे से कहा। ओवरड्राइव के करीब, अपनी दूसरी स्मृति के करीब। फिर उसका मुंह चौड़ा होकर कानों तक फैल गया। लेकिन मैं तुम्हें इसे हासिल नहीं करने दूंगा। उसने आलसी अंदाज में एक थप्पड़ मारा। नोआ का जबड़ा हिल गया। तुम्हें जागृति सिर्फ मौत और खतरे के किनारे पर मिलती है, दानव फुसफुसाया। पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बस जिंदा रखूंगा। फंसा हुआ, कमजोर। नोआ के पैर लड़खड़ा गए। वह घुटनों पर गिर पड़ा। मैदान के उस पार आर्लो जानवरों के बीच नृत्य जैसी चाल से घूम रहा था। सर एंजो राजा सिल्लियन को ढाल में बचाए हुए जानवरों से लड़ रहा था। कोई मदद नहीं आने वाली थी। वह अकेला था। उसके भीतर का ड्रैगन गरजा। यही तो सही पल था। ड्रैगन गर्त का राजा था, और ड्रैगन हमेशा विजय पाता है। मारूल ने हाथ उठाया। अंधेरा उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपट गया। अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, धीरे धीरे, बिना खतरे, बिना जागृति। नोआ का मन चकराया। नहीं। उसने अपने पास बची ताक जुटाई और वो किया जिसके लिए मारूल तैयार नहीं था। अनुकूलन। गरजने की जगह उसने गहरी सांस ली। उसने अपने मना को आकार दिया। न फैलाया, न अनियंत्रित छोड़ा, संकेंद्रित। उसने उसे भीतर खींचा, जैसे धनुष पर खींचा हुआ बाण। मारूल का जादू आगे बढ़ा, पर नोआ ने इसे छोड़ दिया। एक बिंदु की शक्ति, ड्रैगन की दहाड़, केंद्रित विनाश।
किरण ने मारूल को भेद दिया। विस्फोट नहीं हुआ, जादू खुलकर बिखर गया। दानव का जादू बुझ गया। उसका आभामंडल कांपा। जानवर डगमगा गए। मारूल पीछे हट गया, आंखें चौड़ी। ये क्या? नोआ पहले ही हरकत में था। अंतिम शक्ति से उसने झपट्टा मारा। पंजेदार मुक्का मारूल के चेहरे पर पड़ा। एक आंख फाड़ डाली, पेट पर घुटना, थोड़ी पर कुहनी, और दोनों मुंह के हथौड़े की तरह उसके कंधों पर। दानव जमीन पर गिर पड़ा। नोआ रुका नहीं। उसने उसकी छाती की कवच फाड़ दी और पंजा उसके दिल में उतार दिया। मारूल हाँफता रह गया, फिर स्थिर हो गया। चारों ओर युद्ध का माहौल बदल गया। जानवर ठिठक गए, फिर बिखर गए। कुछ राख बनकर गर्त में लौट गए, बाकी धुंध में भाग गए। शूरवीर गरजे। आर्लो हंसते हुए दुश्मनों को दीवार पर पटक रहा था। ये खत्म है, एंजो चिल्लाया। नोआ घुटनों पर गिर गया। आर्लो भागकर आया और उसे थाम लिया। ये कमाल था, नोआ का रहा। वह मुझे मारने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, बस खेल रहा था। आर्लो मुस्कुराया। और फिर भी तुमने उसे मार डाला। अब तुम असली खतरा हो। राजा सिल्लियन धीरे धीरे पास आए, अब पूरी तरह ठीक हो चुके थे। एंजो उनके साथ था। अब मैं तुम्हें मेहमान नहीं कह सकता, नोआ, राजा बोले। तुम अब इस दुनिया के योद्धा हो। नोआ की आंखें सिकुड़ गईं। यह आदमी क्या चाहता था? राजा घुटनों पर बैठ गए। लॉर्ड नोआ वैब, मैं तुमसे विनती करता हूँ, हमें दानव भगवान से बचाओ। हमारे चैंपियन बनो, हमारी आशा। नोआ की मुट्ठियां भींच गईं। गुस्सा उभर आया। हमारी भूमि को बचाओ, हीरो, सिल्लियन ने कहा। तुम मुझे फंसा रहे हो, नोआ गरजा। मुझे ये पसंद नहीं। सिल्लियन खड़ा हो गया। पसंद हो या न हो, हीरो, तुम्हारी किस्मत तय हो चुकी है। ये सबूत है, तुम हमें बचाओगे। नोआ टूट पड़ा। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। यह मेरी जंग नहीं है। वह चिल्लाया, तुमने मुझे बुलाया, तुमने मुझे इसमें फेंका, मैंने कभी नहीं चाहा था। शूरवीर तन गए। तुम मुझे जंजीर में बांधना चाहते हो, मांगते नहीं, हुक्म देते हो। पर ड्रैगन किसी का खिलौना नहीं। आर्लो आगे आया, कंधे पर हाथ रखा। बस करो। एक ऊर्जा की लहर निकली और नोआ कांप गया। आर्लो ने सिल्लियन से कहा, ये चर्चा यहीं खत्म। अभी नहीं। फिर नोआ की ओर देखा। अब हमें कैमलॉट लौटना है। वहां जाकर सोचेंगे आगे क्या करना है। डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो एज ए विलन। C14, रिटर्न टू कैमेलॉट। चैप्टर 14, रिटर्न टू कैमेलॉट। कैमेलॉट वापसी की सवारी लंबी, शांत और धूल भरी थी। कम से कम तब तक, जब तक अर्लो ने मुंह नहीं खोला। तो उसने कहा, अपने घोड़े को नोआ के घोड़े के पास धकेलते हुए, ऐसा कैसा लगता है, एक राक्षस का दिल निकाल देना और उन शूरवीरों से तालियां पाना जो पहले तुम्हें सिर्फ किसी चिड़चिड़े परदेसी समझते थे। नोआ ने लगाम पर अपनी पकड़ समायोजित की। ऐसा लगता है कि मुझे एक 12 घंटे की नींद और शायद एक थेरापिस्ट की ज़रूरत है। वह ठहरा, अपनी नई भावनाओं के बारे में सोचते हुए और इस तथ्य पर कि उसने अभी किसी को मार डाला था पर कुछ महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि जब एक ड्रैगन एक चींटी को कुचलता है तो भावनाएं मायने कैसे रखती हैं। निश्चित रूप से एक थेरापिस्ट। अर्लो ने सीटी बजाई। बुरा नहीं, मैं तो शानदार कहता, या मैं मृत्यु बन रहा हूँ, राक्षसों का संहारक, लेकिन ठीक है, तुम्हारा वर्जन भी चलता है। नोआ ने उसे देखा। अर्लो बस और ज्यादा मुस्कुरा गया। राजा और बाकी योद्धा गरिमापूर्ण चुप्पी में आगे सवार थे, लेकिन अर्लो कभी औपचारिकता के पक्के नहीं रहे। वह नोआ के घोड़े के साथ साथ टहलता रहा। उसकी चांदी सी बाल हवा में लहरा रही थी, और सब कुछ होने के बावजूद वह किसी तरह साफ सुथरा दिख रहा था। जैसे ही वे कैमेलॉट के करीब पहुंचे, क्षितिज खुलकर सामने आया। नोआ ने अपने घोड़े की चाल थोड़ी धीमी की और आंखें संकरी की। ये शहर राष्ट्र वैसा नहीं था जैसा उसे याद था, मुख्य रूप से इसलिए कि वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था। वह अंधेरे में चला गया था, मुश्किल से जागता हुआ, और उसके सारे ख्याल त्रेशर में डूबे हुए थे। पर अब दोपहरी की रोशनी में कैमेलॉट किसी दुर्ग जैसा खड़ा था, देवताओं को डरा देने के लिए बनाया गया किला। काले पत्थर की ऊंची दीवारें उनके आगे थीं, जिनकी सतह में हल्के से जगमगाते चिन्ह उकेरे गए थे। रक्षा टावर नियमित अंतराल पर ऊपर उठे थे, हर एक में धनुर्धर और बलिष्ठा दल तैनात थे। वह दीवारों के ऊपर हलचल देख सकता था, वे सैनिक जो किसी भी समस्या के लिए हमेशा सतर्क रहते थे। अर्लो ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और गर्भवतियों की तरफ इशारा किया। बाहरी दीवारें 70 फुट ऊंची हैं, जादू से सुदृढ़ की गईं। पत्थर को रक्त, लोहे और गंधक से मिलाया गया है। दानवों का जादू यहाँ ठीक से काम नहीं करता। रक्त लोहा, ऐसा लोहा जिसे जानवरों के खून में तपाया गया हो। बनाना दर्दनाक है, पर भ्रष्टाचार के प्रति बहुत प्रतिरोधी है। सस्ता भी नहीं है। सिर्फ उस दीवार के लिए कैमेलॉट के खजाने को 1 सदी भर का नुकसान उठाना पड़ा। नोआ धीरे धीरे सिर हिलाते हुए सब कुछ अंदर ले रहा था। जब वे द्वारों के पास पहुंचे तो वे एक विशाल पोर्टिकुलस दरवाजे पर लगी भारी जाली के नीचे से गुजर रहे थे, जिसके किनारे तेज नुकीले कांटे लगे थे। चिन्ह समूह के गुजरने पर झिलमिलाए, सिलियन की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करते हुए। नगरी के भीतर लोग मुख्य सड़क के किनारे लगे थे और राजा के आवागमन पर घुटने टेक दिए थे।
वे कुछ नहीं बोले, बस नमन करने की आदत से सिर झुकाए रहे। विक्रेता अपनी बिक्री के बीच में रुक गए, बच्चे माता पिता द्वारा किनारे खींच लिए गए, और हर सैनिक जिसे वे पार करते थे तटस्थ परिशुद्धता से सलामी देता था। नोआ की नज़रें इमारतों पर टिक गईं। वे पत्थर, मोटा और मजबूत लकड़ी से बनी थीं, तख्तों वाले छत और कसी हुई खिड़कियां थीं। पर जो चीज़ उसकी नज़र पकड़ गई वह थे लालटेन। वे हर दरवाजे और बालकनी से लटके थे। अजीब, तांबे रंग के लालटेन, ड्रैगनफ्लाई के आकार वाले। सबसे अजीब बात यह थी कि दिन था और सूरज चमक रहा था, पर वे लालटेन जल रहे थे। वे धुंधली रोशनी फैलाते थे और हवा में अजीब गंध बनी रहती थी। वह उसके गले के पीछे धुएं जैसा चिपक गई। गंधक, अर्लो ने उसकी घूंघराले दृष्टि का पीछा करते हुए कहा। दानवों को यह नापसंद है, तो हर कोई बस इन्हें जला देता है और आशा करता है कि सब ठीक रहेगा। ये सिर्फ लौ नहीं है, इग्नेशियस परिवार द्वारा विकसित एक खास ईंधन मिक्स है। गंधक को ऐसे जलाता है जिससे सुगंध ज्यादा फैलती है और यह ज्यादा देर तक रहती है। हर लालटेन लगभग 20 फुट का दायरा कवर करता है। नोआ ने सूंघा। गंध हल्की पर लगातार थी, तीखी पर अजीब तरह से दिलासा देते वाली। हमेशा गंधक जैसी गंध वाला शहर काफी आकर्षक। अच्छा, जानते हो, अर्लो ने कंधे उचकाए, एक दानव के गले के साथ जागने से बेहतर है। पर दानवों के भी तरीके होते हैं पार पाने के, बस कुछ ही उनके लिए कामयाब होते हैं। वे घुमावदार सड़कों से गुजरते हुए महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे शहर के आंतरिक जिले में ऊपर चढ़े, भीड़ कम होती गई और स्थान पर दरबारी, कुलीन और अधिक साफ सुथरे, शोभायुक्त पोशाक वाले रक्षक दिखने लगे। जब वे पहुंचे तो महल के द्वार खुले और नौकर मदद के लिए आगे आए। नोआ भारी कराह के साथ घोड़े से उतरा, उसके शरीर की हर मांसपेशी दुखी थी। अर्लो अपने घोड़े से मुस्कुराते हुए चटक कर उतरा, हल्केपन से जमीन पर उतरा। उसने खींचकर खिंचाव किया, जम्हाई ली और नोआ की ओर मुड़ा। अच्छा, मज़ेदार रहा। थोड़ी देर के लिए गायब होने का समय। शायद कोई बार ढूंढूंगा, या स्नानघर, या किसी जादुई पुस्तकालय में छुपी हुई वर्जित जानकारियां। उसने मजाकिया सलामी दी। फिर मिलेंगे जब तक किस्मत को फिर मेरी ज़रूरत पड़ी। इतना कहकर वह मुड़ा और गुनगुनाते हुए निकल गया। नोआ ने उसे जाते देखा, फिर उस समन्वयक की ओर मुड़ा जो पास आकर खड़ा था। वह झुका और महल की तरफ इशारा किया। आपका कमरा तैयार है, लॉर्ड नोआ। नोआ ने उसे महल के गलियारों के माध्यम से फॉलो किया, सुनहरे किनारे उकेरे हुए स्तंभों के पास से और रंगीन कांच की खिड़कियों के नीचे से जो पत्थर के फर्श पर हल्के रंग बिखेर रही थीं। जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देरी नहीं की। स्नान पहले से भरा हुआ था। वह सारे कपड़े उतारे, पानी में कूद पड़ा और लगभग पानी में घुल सा गया। गर्मी उसकी हड्डियों तक पहुंच गई और उसने खुद को नीचे तक डूबने दिया जब तक कि गर्मी उसके कंधों को छू नहीं गई। आखिरकार उसने खुद से बुदबुदाया, सब कुछ सोखते हुए। वह वहां तब तक रहा जब तक पानी ठंडा नहीं हो गया, फिर सूखा हुआ, मोटे चोगे में लिपटा और बिस्तर पर ढेर हो गया। उसने तकिए के नीचे शीटें खींचने की भी जहमत नहीं उठाई। नींद उसे लहर की तरह ले गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 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 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जब नोआ जागा तो उसे फिर से लगभग इंसानी सा महसूस हुआ। दर्द कम था, उसका सिर साफ था, उसकी अंग अभी भी दर्द कर रहे थे, पर अब वह दर्द बचे रहने का था, गिरने का नहीं। वह उठ बैठा, नींद अपनी आंखों से रगड़ी और खिंचाव किया। उसके शरीर के जोड़ों में कई जगह धड़कन आई, मांसपेशियां तनकर छूटीं। खिंचाव अब भी था, पर यह अब घाव नहीं था, एक पदक बन चुका था। फिर दरवाजे पर खटखट हुई। वह पलक झपकाया, भौहें चढ़ीं। अब क्या? वह बुदबुदाया, खड़ा हुआ। वह दरवाजे की ओर गया और खोला। प्रिंसेस इनेस वहां खड़ी थी, हाथ अपना गाउन के सामने जोड़े हुए। उसके बाल सादे चोटी में बंधे थे और उसके चेहरे पर वही शाही शांति थी जो वह राज्यसभा में दिखी थी। वह ऐसे दिखती थी जैसे किसी सिक्के पर बनी रानी, शाही, परिपूर्ण, खतरनाक। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने पूछा। नोआ फिर से पलक झपकाया, फिर रास्ता हटा दिया। जरूर, क्यों नहीं? वह बिना हिचकिचाए अंदर आई, कमरे के बीच में जाकर रुकी और फिर मुड़कर उसके सामने खड़ी हुई। मुझे ख्याल है तुम सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, उसने कहा। मुझे लगता है तुम मुझे किसी दानव पर मुक्का चलाने के लिए धन्यवाद देने नहीं आई। उसने हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं भी बाकी लोगों की तरह ही यहाँ हूँ। मुझे कुछ चाहिए। नोआ ने अपनी बाहें छाती पर क्रॉस की। इसे इतने में रोकता हूँ। मैं दुनिया नहीं बचा रहा। अच्छा, उसने कहा। यह उसके लिए अप्रत्याशित था। फिर से कहिए। मैं दुनिया बचाना नहीं चाहती, इनेस ने कहा और पास कदम बढ़ाया। मैं उसे नष्ट करना चाहती है। ये रहा डार्क ड्रैगन, द समन्ड हीरो एज ए विलन, अध्याय 15। डार्क ड्रैगन, बुलाया गया नायक एक खलनायक है। अध्याय 15। एसएसएस रैंक की ज़रूरत। राजा सिलियन ने हाथ लहराया। औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं, एड्रिक। बैठो। एड्रिक नहीं बैठा। क्षमा करें, मैं आपकी उपस्थिति की उम्मीद नहीं कर रहा था।
राजा कमरे में और गहराई तक गया, उसकी नज़र खुले लेखों और धुंधले ब्लैकबोर्ड्स पर पड़ी जिन पर गूढ़ गणनाएं लिखी थीं। देख रहा हूँ, तुम पहले से ही इस गड़बड़ी को संभाल रहे हो, सिलियन बोला। हमेशा की तरह मेहनती। एड्रिक ने नाक से सांस छोड़ी। अनुष्ठान असफल रहा। सिलियन ने भान उठाए, लेकिन उसने नायक बुलाए। मजबूत नायक। ये प्रयास अपने आप में मूल्यवान था। हाइमेगस की आवाज़ गहरी हो गई। हाँ, लेकिन वह नहीं जिसे हमें चाहिए था। सिलियन ने उसका कंधा थपथपाया। तो हम फिर कोशिश करेंगे। अनुष्ठान को और सुधारो। जब अगले साल सितारे दोबारा एक पंक्ति में आएंगे, हम इसे फिर से करेंगे। एड्रिक ने लेख बंद कर दिया। जैसा आप आदेश दें। वह झिझका, फिर जैसे अनिच्छा से बोला, आप जानते हैं कि दानव प्रभु हर महीने और शक्तिशाली हो रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वह एसएस रैंक तक पहुंच चुका है। और उससे भी बुरा, उसने अपना खुद का अनुष्ठान शुरू कर दिया है। सिलियन गंभीरता से सिर हिलाया। वह फिर से दानव राजा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। एड्रिक की आंखें गहरी हो गईं। अगर वह सफल हुआ और वह चीज़ आ गई, एक एसएस रैंक का अस्तित्व, तो हमारे पास उसे रोकने का कोई उपाय नहीं होगा। हमें वाकई एक एसएस रैंक नायक चाहिए, और वह भी जल्द। राजा ने हाथ बांध लिए। तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब वे आएं, तो हम तैयार हों। एड्रिक ने नज़रें फेर लीं, फिर वापस देखा। और उन नायकों का क्या जो हमने पहले ही बुलाए हैं। सिलियन का लहजा हल्का हो गया। उम्मीद जगाने वाली पीढ़ी है। कईयों में एस रैंक की क्षमता है। वे अब अकादमी में अपना पहला साल शुरू कर रहे हैं। एड्रिक का चेहरा बदला। हाँ, पंखों वाली लड़की, पिशाच। और वह दूसरा, फिर झपका। रुकिए, क्या आपकी बेटी भी एस रैंक? सिलियन ने पुष्टि की। राजकुमारी एनस, पहला साल। उसने जिद करके अकादमी में दाखिला लिया। वह जिद्दी है। एड्रिक हंसा। अपनी मां पर गई है। राजा ने जोड़ा, कुछ रईस परिवारों के उत्तराधिकारी भी हैं। सब एस रैंक, जन्म से प्रशिक्षित। एड्रिक की नज़रें सनकरी हो गईं। लेकिन असली उम्मीद उनमें से कोई नहीं है ना? राजा ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, वह खिताब इस पीढ़ी के अकेले एसएस रैंक संभावित जादूगर के पास है। वे पहले से दाखिल हैं। चुपचाप। निगरानी में। एड्रिक के कंधे झुक गए और उसके चेहरे पर राहत की हल्की झलक आई। तो सितारों ने अभी हमें छोड़ा नहीं है। उसने खाली वार्डरूब की शीशी की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। बस यही आशा है, उसने धीरे से कहा, कि हमारा एसएस रैंक छात्र दानव प्रभु को रोकने लायक मजबूत हो जाए, इससे पहले कि वह अगली चीज़ को बुलाने में सफल हो। सिलियन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि दोनों जानते थे कि जब दानव राजा आ गया, तब कोई दूसरा मौका नहीं बचेगा। कुछ देर तक दोनों अपने अपने विचारों में खोए रहे। फिर सिलियन ने गहरी सांस छोड़ी। खैर, यही वजह नहीं कि मैं यहाँ आया हूँ। एड्रिक ने ऊपर देखा। महाराज। सिलियन अब पूरी तरह उसकी ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ ठोस और व्यावहारिक हो गई। मैं हफ्ते भर में फिर मोर्चे पर लौट रहा हूँ। पूरब का किला मजबूती चाहता है और हौसला कमजोर है। पिछले महीने हमने 2 बटालियन खो दी। तीसरी बस जज्बे और खाली हाथों से टिक रही है। एड्रिक का चेहरा सख्त हो गया। कितना बुरा है? काफ़ी बुरा, सिलियन ने कहा। हमने अपने भंडार बहुत फैला दिए हैं। सैनिकों को अभी उन्नति औषधियों की ज़रूरत है। अनुष्ठान मिश्रण, शक्ति टॉनिक, उनके कोर को स्थिर करने वाले रसायन, सब चाहिए। एड्रिक ने सिर हिलाया, पास की मेज़ से एक नया स्क्रॉल निकाला और बिना देर किए कलम डुबो दी। मैं अनुरोध शाम तक अल्केमिस्ट गिल्ड को भेज दूंगा। मेरे सहायक वितरण का काम संभाल लेंगे। शागिर्द यात्रा के लिए उत्प्रेरक तैयार करेंगे। अच्छा, सिलियन ने कहा। फिर जोड़ा, पहली खेप आग और पृथ्वी आधारित बनवाओ। अभी ज़्यादातर मोर्चे के जादूगर उसी से जुड़े हैं। एड्रिक ने नोट लिख लिया। समझ गया। सिलियन ने उसे सिर हिलाकर धन्यवाद दिया। धन्यवाद, एड्रिक। तुम सिर्फ दरबार ही नहीं, और भी बहुत कुछ संभाल रहे हो। हाइमेगस ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप झुककर प्रणाम किया और लिखने में लग गया। राजा मुड़ा और कमरे से निकलने लगा। कमरे का बोझिल माहौल फिर गाढ़ा हो गया, क्योंकि दोनों जानते थे औषधियाँ और मदद बस समय खरीद सकती हैं, लेकिन असली बचाव के लिए उनसे कहीं बड़ी चीज़ चाहिए होगी। दृश्य परिवर्तन। नोआह झटके से जागा, दिल जोरों से धड़क रहा था। फर्श उसके नीचे हल्का हल्का कांप रहा था, जैसे धरती के नीचे कोई विशाल चीज़ हिल रही हो। छत से धूल झर रही थी, हवा में घूमती हुई। उसका पुआल का गद्दा चरमराया। फिर, जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही झटके थम गए। वह अंधेरे में सीधा बैठ गया, सांसें धीमी करके ध्यान लगाया। सन्नाटा। वह कमरे के पार गया और खिड़की खोल दी। पर बाहर कोई चांदनी नहीं थी, कोई तारे नहीं, अकादमी के मैदान का कोई निशान नहीं, बस काला अंधेरा। ये रात का अंधेरा नहीं था, कुछ और गहरा, अस्वाभाविक। वह अपने खिड़की के नीचे की झाड़ियां तक नहीं देख पा रहा था, जैसे पूरी दुनिया अंधकार में निगल ली गई हो। नोआह की आंखें सिकुड़ गईं। वह दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। बाहर गलियारे में हलचल थी।
अन्य पहले साल के स्टोन टियर छात्र अपने कमरों से निकल रहे थे, आपस में धीरे धीरे बातें करते हुए। दीवारें अब भी हल्की हल्की कांप रही थीं, जैसे हवा स्थिर न हुई हो। ये क्या था? भूकंप? नहीं, अलग लग रहा था। मैंने सुना है भूकंप इससे ज्यादा हिलाते हैं। फिर हवा में चुप्पी भर गई। ये सामान्य खामोशी नहीं थी, ये गाढ़ी, भारी थी, जैसे हवा ने खुद अपनी सांस रोक ली हो। और तभी आवाज आई, ठक ठक, बूटों की आवाज, धीरे धीरे गलियारे के दूसरे छोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए। कोई कुछ नहीं बोला, सबकी नजरें छाया की ओर टिक गईं। कदमों की आवाज पास आती गई, और फिर वह दिखा, डेमियन क्रेल, वही सिल्वर टियर कुलीन जिससे नोआह ने सुबह पंगा लिया था। उसकी वर्दी एकदम साफ, उसके हल्के बाल पीछे को सधे हुए, और उसकी मुस्कान बहुत चौड़ी, बहुत घमंडी। वह सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हो गया, सभी स्तब्ध छात्रों पर नजर दौड़ाते हुए। वह यहाँ क्या कर रहा है? किसी ने फुसफुसाया, क्या ये स्टोन डॉम नहीं है? नोआह हिला नहीं। डेमियन की नजरें सीधे उस पर आ टिक गईं। तो डेमियन मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम मुझे अपमानित करके ऐसे ही निकल जाओगे? नोआह वैब